नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन परांजपे है और मैं शुरू करना चाहता हूँ एक आभार व्यक्त करके श्री मणिकांत सिंह सर जी की तरफ, जिनकी इंस्पिरेशन ही है, जो एक बहुत ही शानदार हिस्ट्री टीचर है और उन्हीं की इंस्पिरेशन के कारण अ, मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है और अब मुझे और ये पॉडकास्ट आपके सामने है। अम, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों चूज किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन चूज करने का कारण एज अ टॉपिक इज दैट द वर्ल्ड बिटवीन 1500 AD to 1950 AD became extremely Eurocentric. One big reason for that was that a lot of European powers, including France, colonized the world. और उपनिवेशवाद कहते हैं कॉलोनाइजेशन को। सो कॉलोनाइज्ड होने के बाद जो कॉलोनीज थी उनमें इन कंट्रीज में होने वाले या डेवलप होने वाले आइडियाज फैले, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, थॉट्स, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, बहुत सारी चीजें फैलते गई। और इसलिए in this Eurocentric world, France had like a huge role to play, and therefore, whatever happened in France spread across the Europe, and therefore pretty much across the world, those ideas and thoughts. And इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पे फोकस करना एक बेहतर चीज होगी। अम, शुरू करने से पहले एक और चीज जान लेना अच्छा होता है कि जॉग हिस्ट्री के साथ मैप्स का एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। अगर आप मैप समझ जाएंगे तो आपको हिस्ट्री समझने में आसानी होगी। और ये वाला मैप है मेडिटेरेनियन सी के अराउंड का मैप। थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो इमेजिन करिए एक ट्रायंगल विथ अ शॉर्ट हाइट एंड अ ब्रॉड बेस। बेस बहुत चौड़ा है इसका और हाइट शॉर्ट है। और एक ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करिए। और इस ट्रायंगल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो इसका टॉप वर्टेक्स है, वो हो गया रोम। रोम इज दैट सिटी। इसका जो बॉटम राइट वर्टेक्स है, जो इसका कोना है, उसमें आप जेरूसलम लिख लीजिए। और इसका जो बॉटम लेफ्ट कोना है, उसमें आप स्पेन की बॉर्डर है वहां पर, स्पेन लिख सकते हैं। तो ऐसा, और ये जो बीच में ट्रायंगल का जो बीच का एरिया है अनकवर्ड, इसको आप मेडिटेरेनियन सी मान सकते हैं। तो लगभग यही है वो मैप। थोड़ा सा मतलब नीचे की कंट्रीज और साइड में आपको थोड़ा ग्रीस आते हुए दिखेगा, बट ये रोम, जेरूसलम और स्पेन की जो बॉर्डर है उसकी लोकेशन काफी कुछ सिमिलर है। और ये मैप हमको याद रखेंगे, हम इसको वापस रिवाइज करेंगे, इस पे वापस आएंगे जब भी नीड पड़ेगी। बट ये दिस मैप इज द मैप ऑफ मेडिटेरेनियन विथ रोम ऑन टॉप, जेरूसलम ऑन बॉटम राइट। आप और राइट जाएंगे जेरूसलम से तो आपका ईस्टर्न एम्पायर वगैरह आने लगेंगे, आप इंडिया की तरफ मूव करेंगे। और ऑन द बॉटम लेफ्ट इज द बॉर्डर ऑफ स्पेन। तो आज के एपिसोड में हम लोग क्या बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सबसे बड़ा फोकस आज के एपिसोड का रहेगा इज टू सेट द बैकग्राउंड। हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट अगर पता चल जाए तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं समझना। और इवन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन वी विल थोड़ा हम समझेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया था जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। रेवोल्यूशंस आसान नहीं होती है। रेवोल्यूशन होना बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और वो फैक्टर्स को समझने के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे 800 AD से। और आज के एपिसोड में समझेंगे तीन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड हाउ डिड दीज कॉन्सेप्ट डिफाइन यूरोप इन दैट टाइम। सो what were the concepts? So first concept is feudalism. हम आज फ्यूडलिज्म के बारे में समझेंगे, सामंतवाद क्या होता है हिंदी में। फिर दूसरा समझेंगे कि चर्च का इन्फ्लुएंस 800 AD ऑनवर्ड्स कैसा रहा। और फाइनली क्रूसेड्स नाम के का एक इवेंट बहुत लंबा चला हिस्ट्री में, तो वो क्या थे और क्यों किए गए थे ये समझेंगे। तो ऐसा समझते समझते 800 से लेकर हम 1300 AD तक का एक अंदाजा लगा लेंगे यूरोप का। फ्यूडलिज्म क्या होता है ये समझते हैं। डेफिनेशन
मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट डेफिनेशन है मिलिट्री एंड सोशल अरेंजमेंट। ये मुझे आसान लगती है इस डेफिनेशन। मिलिट्री एंड सोशल अरेंजमेंट ब्लेस्ड बाय गॉड। मिलिट्री मतलब सैन्य, सेना का, और सोशल मतलब सोसाइटी के बीच में एक अरेंजमेंट हो गया है, ब्लेस्ड बाय गॉड, गॉड से ब्लेस्ड, एंड विथ हैवी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये कैसे हुआ? तो 800 में क्या होता है, Holy Roman Empire is formed, and Holy Roman Empire is formed by bringing together all the old remains of already fallen Roman Empire। तो ये जो पुराना रोमन एम्पायर था उससे ये डिफरेंट है। वो रोमन एम्पायर ऑफ एंटिक्विटी कहलाता है। ये नया रोमन एम्पायर, इन लोगों ने थोड़ा मतलब आप देखिए ब्रांडिंग भी करी है ना। ये एक्चुअल रोमन के वंशज नहीं थे, रोमन्स के वंशज नहीं थे, बट इन्होंने वो जो वेस्टर्न यूरोप, वो जो रोम मतलब जेरूसलेम के लेफ्ट वाले पार्ट को, उस रीजन को होली रोमन एम्पायर कहना शुरू कर दिया। अब देखिए, होली रोमन एम्पायर का एरिया बहुत बड़ा है। उसको मान लीजिए कोई राजा अगर मोनार्क है, जैसे 800 एडी में चार्ल्स द ग्रेट, चार्ली मैग्ने को एम्परर बनाया गया। अब हुआ ये कि एम्परर सून रियलाइज दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन लार्ज आर्मीज, है ना। मतलब लार्ज आर्मी मेंटेन करना एज लार्ज एज दैट ऑफ होली रोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अफेयर। एंड बिकॉज ऑफ दैट, kings soon realized that they wouldn't be able to pay afford these armies for long। छोटे छोटे किंग्स थे, है ना। रोमन एम्पायर का एम्परर एक था, बट किंग्स बहुत छोटे छोटे छोटे, लॉर्ड्स किंग्स वगैरह बहुत छोटे छोटे हो गए थे, और सबकी अपनी अपनी एक आर्मी होती थी, उसको मेंटेन करना पड़ता था। तो इंस्टेड ऑफ दैट दे फाउंड अ मिलिट्री अरेंजमेंट। देखो अभी क्या मिलिट्री अरेंजमेंट, दे फाउंड स्ट्रॉन्ग मैन टू प्रोटेक्ट देम वेन एवर देयर इज अ वॉर। तो किंग ने एक नाइट, या जो लोग घोड़े पे बैठ के, जो सैनिक होते थे वो वाले सैनिक, उनको तैयार करा, ठीक है। और मतलब वो तो तैयार ही थे, और उनको जो सेना के लोग थे उनको अपनी लैंड्स दे दी एवज में प्रोटेक्शन के। In exchange of protection, lands were given to these knights, or you can say dukes and barons, है ना। इनको बाद में ये सब वो मिल गई उपाधियां। अब इस लैंड पे, ये मिलिट्री अरेंजमेंट के एक्सचेंज में जो लैंड मिली थी, उस लैंड पे ये लोग मजदूरों को रखते थे, पीजेंट्स, एंड दोस पीजेंट्स वर बंधुआ मजदूर। Those peasants were tied to the land, and they would pay lagan, है ना, taxes, and would produce enough food that was enough for the clan of the duke, or um, whoever the samant, whoever the feudal lord was, and for the village। तो इतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना सामंत की फैमिली के लिए और विलेज के लिए काफी हो जाए, और टैक्सेस पे करते थे। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे, ये सोशल अरेंजमेंट काफी ऑप्रेसिव हो गया था पीजेंट्स के लिए, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और इसके एज आई सेड हैवी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से, तो मिलिट्री और सोशल अरेंजमेंट तो हमको समझ में आ गया, हैवी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी समझ में आ गया कि प्रोड्यूस है, टैक्सेस हैं, वो सारे पीजेंट्स पे जा रहे हैं, है ना। एंड ब्लेस्ड बाय गॉड का मतलब है, वहीं पर अब चर्च की एंट्री होगी। ब्लेस्ड बाय गॉड का क्या मतलब है कि सारों पर चर्च ने अपना एक एकाधिकार जमा लिया था। रिलीजन यूज टू डिफाइन द डे ऑफ अ मैन एंड women from literally the time they woke up till the time they went to bed। आप मानेंगे नहीं, औरतों को 3 से 5 बार चर्च अटेंड करना पड़ता था पूरे दिन, while doing all the daily chores and all the responsibilities, or while taking all the responsibility of the household, right? So it was an extremely oppressive system। दूसरा, जैसे एक चर्च का एक और जो रूल था, वो ये था कि यू कुडंट लेंड मनी एंड टेक मनी फ्रॉम समवन। आप लेन देन नहीं कर सकते थे, लेंडिंग नहीं कर सकते, है ना। तो उसके कारण बिजनेस डेवलप नहीं हो पाते थे। ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा से छूटने का भी कोई तरीका नहीं था ना, आप देखिए। तीसरा, चर्च क्या करती थी, दे वुड गिव लैंड ऑफ देयर ओन
to these lords like Kingswood, and in exchange they would get the interest. So church भले was stopping from others from getting interest, but was engaged in the same kind of activities in the name of God, भगवान के नाम पर, करेक्ट? तो ये चर्च का इन्फ्लुएंस होली रोमन एम्पायर में तो इस तरीके से बहुत ज्यादा था, सोसाइटी पे भी इन्फ्लुएंस था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी इन्फ्लुएंस था। इसलिए मैंने कहा ब्लेस्ड बाय गॉड, एवरीवन वाज ब्लेस्ड बाय गॉड, और भगवान के नाम पर ऐसा ये सब करा जा रहा था। शुरू में चर्च फायदेमंद रहा, शुरू में चर्च ने हेल्प करी, बहुत अच्छे अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशन सेट करे चर्च ने, लर्निंग के, डेवलप लाइक कल्चर के, आर्ट के, बट धीरे 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 करते चर्च करप्ट होने लगा, है ना? हम जैसे 800 से 1100 1300 की तरफ जाएंगे तो चर्च इज नाउ थोड़ा थोड़ा करप्ट होने लग गया है। अब church was, this is how church was placed within the Holy Roman Empire. Very powerful, very, very determining of social, economic life and political life. Outside Holy Roman Empire, आप जेरूसलम वाले एरिया में आएंगे तो चर्च का, होली रोमन एम्पायर वाले चर्च का, दो चर्च भी अब दो में डिवाइड हो चुके थे। एक कहलाता था ये वेस्टर्न कैथोलिक चर्च, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च भी कहते थे इसको, और दूसरा कहलाता था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। उसका जो मेन सेंटर था वो बाइजेंटाइन एम्पायर में था। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो मुखिया थे वो बाइजेंटाइन एम्पायर में रहते थे, जो आप जेरूसलम के आसपास समझ सकते हैं। और होली रोमन एम्पायर का जो चर्च था वो इधर रोम के आसपास आप समझ लीजिए, तो वहां पर था, है ना? तो ये जो दो सेंटर्स बन गए थे, इनकी आपस में बहुत लड़ाइयां होती थी, है ना? इनकी आपस में इतनी लड़ाइयां होती थी, और ये रिलीजियस लड़ाइयां, रिलीजियस टेंशन बहुत बढ़ गए। दो रीजन के कारण बढ़े। एक तो ईस्टर्न चर्च के साथ आपके कुछ मतभेद है ऑन हाउ, बेसिकली यू हैव रिलीजियस डिस्प्यूट्स विद ईस्टर्न चर्च। सेकंड, around 1095 AD, Seljuk Turks tried to overthrow the Byzantine Empire in Constantinople, है ना? तो सेल्जुक टर्क्स ने बाइजेंटाइंस को थ्रो करने का, ओवरथ्रो करने का कोशिश किया। चर्च ने इस बात को, होली रोमन एम्पायर में चर्च ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला और कहा कि हमको प्रोटेक्ट करना है जेरूसलम को, और जेरूसलम अपने हाथ में ले लेना है। हमको प्रोटेक्ट करना है जेरूसलम को, और हमको उसे अपने हाथ में ले लेना है। और कैसे ले लेना है? हम आर्म्ड पिलग्रिमेज करेंगे, और वही आगे चल के, वही आगे चल के नहीं, वही क्रूसेड्स कहलाए। क्रूसेड्स वर आर्म्ड पिलग्रिमेज। सो होता क्या था आपको तो पता ही है, रोम की लोकेशन, स्पेन की लोकेशन, ऐसा समझ लिए थे इन दोनों लोकेशन से आर्म्ड लोग, है ना, मतलब सेना टाइप के लोग, who also had religious fervor and some pilgrims along with them were traveling to Jerusalem, constantly towards Jerusalem, है ना? तो 1095 में ये शुरू हुआ, 1095 AD में, और 1099 तक ये इन्होंने जेरूसलम अपने कब्जे में कर लिया था। और ऐसा ही ये बार बार ये लोग कब्जे में करते, फिर कोई और आक्रमण करता, फिर ये लोग कब्जे, ऐसा इन्होंने करते करते 200 साल तक क्रूसेड्स चलते रहे। 1100 एडी से लगभग 1300 एडी में, 1300 एडी में फाइनली क्रूसेडर्स को हराया गया, और उसके बाद कहते हैं कि वापस से कभी क्रूसेडर्स नहीं आ पाए, और वही क्रूसेड्स एक्चुअली कहते हैं खत्म भी हो गए, ऐसा कहा जाए तो अब क्या होता था? अब ये आर्म्ड पिलग्रिमेज वाले लोग इधर से स्पेन और रोम से खूब ट्रैवल कर रहे हैं और जेरूसलम पहुंच रहे हैं। 200 साल तक आप देखिए, ओवर टाइम 12 to 15 क्रूसेड्स 200 साल में ऐसे किए गए।
और इनका इम्पैक्ट क्या हुआ आप देखिए। क्रूसेड्स करने के मल्टीपल डिफरेंट रीजंस थे। कुछ लोगों का रीजन था रिलीजियस साल्वेशन, कि उनको बताया गया है कि आप अगर ऐसा करोगे, यरूशलेम अपने हाथ में ले आओगे, तो आपको भगवान अच्छा कुछ देगा, तो रिलीजियस साल्वेशन हो गया। कुछ लोगों का रीजन था फ्यूडल ऑब्लिगेशन थे, किसी फ्यूडल लॉर्ड के अंदर, जैसे मैंने कहा चर्च का भी बहुत ज्यादा वो रहता था इन्फ्लुएंस, तो उसको फुलफिल करने के लिए दे वेंट फॉर क्रूसेड। किसी किसी का रीजन होता था कि वो ग्लोरी पा ले, ग्लोरी के लिए करते थे। और किसी किसी का रीजन होता था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए इसलिए क्रूसेड करेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे मिल जाए, जैसे जैसे मैंने बताया कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम हथिया लिया, वैसे ही दो तीन और सिटीज भी थी जिनको इन्होंने हथिया लिया था। तो वो सिटीज जो होती थी उनके जो ट्रेड सेंटर्स होते थे वो इनके हो जाते थे। प्लस वहां से जो लूट आती थी, वहां की जो लैंड होती थी, वो सब चर्च के अधीन हो जाती थी। तो देखो हो ये रहा है कि लग ऐसा रहा है कि बहुत वॉर चल रहे हैं, बहुत ऑपरेसिव माहौल है। और इसीलिए ही बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको, और शुरू शुरू में हमको भी जैसे सिखाया गया है, इनको डार्क एजेस कहा गया है। बट एक्चुअली ये इतनी डार्क नहीं थी। अब जो रीसेंट स्कॉलर है, उन लोगों का ऐसा अनुमान है कि ये एजेस इतनी डार्क नहीं थी। और मैं यही बात पे थोड़ा फोकस करके एंड करूंगा, अंत के कुछ 3-4 मिनट इस पे बिताना चाहूंगा। तो हुआ क्या क्या प्रोग्रेस, भले ही तो ये डार्क एजेस क्यों नहीं थी, तो आप एक बात समझिए, हर डायरेक्शन में आपको प्रोग्रेस दिखेगी ड्यूरिंग दीज 500 पीरियड। ऐसा नहीं था कि प्रोग्रेस स्टैग्नेट हो गई थी यूरोप में, राइट। तो और इसके ट्रेमेंडस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे। तो चलिए कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस एक तो ये होना शुरू हुआ कि ये क्रूसेडर्स के कारण, मैंने जैसे ही बताया, अब रोम स्पेन का एरिया से ये लोग जेरूसलम के एरिया की, मतलब ट्रायंगल के टॉप और लेफ्ट वाले कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ जा रही है बहुत जनता, और वापस भी आ रही है। तो हुआ इससे ये कि बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ आइडियाज स्टार्टेड स्प्रेडिंग, पीपल who would go towards Jerusalem would come back with like Greek ideas, philosophy, all of that, right? That became, ideas started spreading in Holy Roman Empire because of crusades as one big reason. दूसरा, पीपल लाइक मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो अपनी जिंदगी में जर्नी करके वापस लौटे 1299 में, और उन्होंने एक किताब, मतलब उन्होंने खुद ने अपनी जर्नी का एक वृत्तांत लिखा, जो पढ़ के लोग इंस्पायर होने लग गए बाहर की दुनिया। देखिए उस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी वॉज टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट ज्यादा प्रॉस्परस था, और इसलिए उस तरफ की लोगों को ज्यादा फैसिनेशन होती थी। तो मार्को पोलो है। तीसरा, इसी दौरान यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई, है ना। ऑक्सफोर्ड जैसे कहते हैं इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान एस्टैब्लिश हुई है। कैम्ब्रिज आई थिंक इसी पीरियड के दौरान एस्टैब्लिश हुई है, 800 टू 1300 एडी के बीच में। और इसलिए लिटरेसी रेट इन यूरोप स्टार्टेड गोइंग अप। देखिए आप कह रहे हैं हम बार बार डार्क एज, बट ये डार्क एज नहीं है। टेक्नोलॉजी में देखिए वहां पे भी कुछ इन्वेंशन हुए, कैनन्स इन्वेंट हुए, तोप, और तोपों का बहुत काम आएगा आने वाले ईयर्स में यूरोप में। गन पाउडर तो इन्वेंट हो ही गई थी, पर उस गन पाउडर को अब बड़े आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने में हेल्प होने लग गई थी। ब्लास्ट फर्नेस का इन्वेंशन भी इसी दौरान कहते हैं हुआ है 1150 में। देखिए हुआ पहले भी होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन में, बट मैं कह रहा हूँ मेडिवल यूरोप में, जिसको डार्क एजेस कहा जाता है, इतनी डार्क नहीं थी। ब्लास्ट फर्नेस का इन्वेंशन हुआ टू सपोर्ट, देखिए हथियार बनाने के लिए लोहा को ढालना बहुत जरूरी है ना, और इसलिए ब्लास्ट फर्नेस का 1150 के अराउंड इन्वेंशन हुआ। ऑयल पेंट वॉज इन्वेंटेड अराउंड दिस टाइम, अराउंड 1324 में शायद ऑयल पेंट भी इन्वेंट हुआ है। और ऐसे करते करते बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुए, नेवल शिप्स और उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस पीरियड में हुआ। दूसरा, एक और चीज ये हुई कि सोशल लेवल पे ये होना शुरू हुआ, एज दीज लॉर्ड्स, एज द टाइम प्रोग्रेस, मैंने क्या बताया था, ये मिलिट्री अरेंजमेंट था। तो ये अरेंजमेंट अब छोटे छोटे लॉर्ड्स को, मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास मालिकाना हक है किसी जमीन का, तो मैंने किसी एक और छोटे आदमी को
उसका थोड़ा हिस्सा बोल दिया कि तुम लोग, मैंने भी अपने अंडर 5 मैनेजर रख लिया, ऐसा समझो। मेरे को राजा ने मैनेजर रखा था ना, मैंने भी 5 रख लिए, और 5 ने भी अपने अंदर एक एक रख लिए, दो दो रख लिए। अब होना ये शुरू हो गया कि छोटे छोटे डिविजन्स में ये और ऑपरेसिव होते गया, ऑलमोस्ट पर्सनल प्रॉपर्टीज कन्वर्ट हो गई, जो हेरिडेटरी चलती रहती थी कि उसी का ही बेटा, उसी का ही बेटा, उसी का ही बेटा उस लैंड का वंशज रहेगा, और वो राजा के केस में भी उसी का ही बेटा वो किंग बना रहेगा, और ये टैक्सेस और प्रोड्यूस देते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा, और जैसा मैंने उल्ट पहले बताया ही था, चर्च भी बहुत करप्ट हो चुका था, तो चर्च की तरफ लोगों का थोड़ा अब मूड खराब होने लग गया था 1300 तक जाते जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होना शुरू हुआ, एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस समझ लेते हैं। ये जो वॉर था, देखिए वॉर को फंड करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा कहाँ से आता था ये लॉर्ड्स के पास, क्योंकि चर्च तो कह रही थी भाई वॉर करो, पिलग्रिमेज, आर्म पिलग्रिमेज करो। कहाँ से पैसा आता था? ये पैसा इनको मिलता था बैंकर्स से, जो लॉर्ड्स और किंग्स को लोन देते थे। और यही से कहते हैं इकोनॉमिक एक कॉन्सिक्वेंस ये था, यहीं से ही एक फ्लोरेंस नाम की जो सिटी है सेंट्रल इटली में, है ना, रोम से आप थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे तो फ्लोरेंस वाला रीजन आ जाएगा। वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, क्योंकि क्या हुआ, ट्रेडर्स जो वहां के थे वो लोगों को, इन किंग्स वगैरह को पैसा देते थे, और उसके एवज में उनको लैंड मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। सो बेसिकली वहां पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई, उन वहां के मर्चेंट्स रिच होना शुरू हो गए। एक और जगह जहाँ प्रॉस्पेरिटी आई वो था, सिटी थी वेनिस। वेनिस इज अ कोस्टल, मतलब तटीय सिटी है, मेडिटेरेनियन सागर के बहुत, मतलब वहीं पर है। और इस कारण से मेडिटेरेनियन सागर में जो ट्रैवल होता था वो वेनिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, और वापस से एक्सचेंज सेंटर बन गया, इकोनॉमिकली वेरी प्रॉस्परस सेंटर बन गया। और जैसे जैसे इकोनॉमी प्रॉस्परस होती है दोस्तों, जैसे जैसे कहीं पे भी पैसा आता है, वैसे वैसे आइडियाज डेवलप होना शुरू होते हैं, नए नए विचार आते हैं, लोगों के पास ज्यादा समय आता है कुछ टू थिंक। रोटी कपड़ा मकान की टेंशन खत्म हो गई है, तो अब हायर लेवल थॉट्स आ रही हैं, हायर लेवल विचार आ रहे हैं, और ये सब इन दो सिटीज में मेजरली शुरू हो गया था। देयरफॉर अब देखेंगे आप, ये बात जब समझ जाएंगे तो 1300 तक आते आते things had started changing for feudal system, for the power of church, and crusades had ended. 1300 एक ऐसी सेंचुरी थी which would expose the flaws of this system to people। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके कारण से ये फ्लॉज एक्सपोज होंगे, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी उसका अब लोग फायदा उठाएंगे, और वहां से बातें आगे बढ़ेंगी। पर ये कहना कि ये सारे 500 साल डार्क एजेस थे, ये गलत होगा, बिकॉज दे सेट द फाउंडेशन फॉर वॉट एवर वॉज गोइंग टू हैपन इन वेस्टर्न यूरोप, इन होली रोमन एम्पायर, फॉर द ईयर्स टू कम। सो 1300 से आगे की यात्रा हम अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको मैप याद रहेगा अगले एपिसोड में भी, ऑल्दो हम रिवाइज जरूर करेंगे, बट सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।